just share my screen and then we'll start. So I hope आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी अभी। आज हमने दो टॉपिक्स के बारे में बात करनी है। द फर्स्ट वन इज़ जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे हैं, अगेन AI, ये जो ट्रांसफार्मर्स के बारे में आज और मे बी नेक्स्ट हम थोड़ा सा इस पे टॉपिक पे टाइम लगाएंगे, फिर ये प्रीटी मच सारा कवर हो जाएगा। और आज मैं आपको जो नया हमारा टॉपिक है एजेंटिक AI, इसके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। और ये एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है और आई गेस के जो मौजूदा जिस जो दुनिया में ट्रेंड्स चल रहे हैं, वी शुड लर्न अबाउट एजेंट्स और ये क्या हो रहा है इस वक्त दुनिया में। और देयर इज़ अ ह्यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटी एज वेल कि आप अपना कोई इसमें स्टार्टअप्स वगैरह खोलें, और ये इट्स एक्चुअली वेरी स्टेट ऑफ द आर्ट टॉपिक। ओके, सो बट बिफोर दैट हम ट्रांसफार्मर्स के बारे में बात करेंगे और इस टॉपिक को यानी कि ऑलमोस्ट हम आज 90% कवर कर लेंगे। लेट मी क्विकली रिकैप जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था और फिर हम उसी के बेस पे इसको आगे लेके चलेंगे। ओके, so I just want to show you the picture of this model here. Okay, यहाँ पर बिलाल ये पिक्चर वगैरह नज़र आ रही है, स्क्रीन नज़र आ रही है, ये बर्ड GPT वाला मॉडल आपको नज़र आ रहा है? Say anyone say yes, no, so that I'm sure. Okay, ठीक है, just thumbs up, good, thank you so much. Okay, so basically what you are seeing here, ये ट्रांसफार्मर का आर्किटेक्चर है और हमने इसके बारे में यानी कि हम पढ़ चुके हैं बर्ड के बारे में, सॉरी नॉट बर्ड के बारे में, हम बेसिकली इनपुट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, हम इनपुट एम्बेडिंग्स के बारे में पढ़ चुके हैं, हम पोजिशनल एनकोडिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, हम मल्टी हेड अटेंशन के बारे में पढ़ चुके हैं, और ये ऐड एंड नॉर्मलाइजेशन, ये वही सॉफ्टमैक्स वाला फीचर होता है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। यानी जो कीज़ उनको वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, सॉफ्टमैक्स वाला फीचर है ये वही है। आज हमने एक टॉपिक पढ़ना है, दैट इज़ मास्क्ड मल्टी हेड अटेंशन। ये एक रह गया, आज हम सिर्फ इस पे फोकस करेंगे और बाद में हम एजेंटिक AI पे फोकस करेंगे, और उसके बाद ये एक फीड फॉरवर्ड नेटवर्क रह जाएगा। ये आई टेल यू प्रोबब्ली लाइक इन नेक्स्ट सेशन। और फिर ये लीनियर सॉफ्टमैक्स हमें पता है और हमें इवेंचुअली हम ये आउटपुट प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। सो आज हमारा जो मेन टॉपिक है कॉन्सेप्चुअली विल टॉक अबाउट मास्क्ड मल्टी हेड अटेंशन। अटेंशन के बारे में बात कर चुके हैं, मल्टी हेड का भी हमें पता है, ये मैं रिवाइज कर दूंगा, लेकिन मेनली आज हमने मास्किंग के बारे में बात करनी है कि मास्किंग क्या होती है। सो वेरी क्विकली अटेंशन के बारे में अगर हम बात करें तो इट इज़ रिलेशनशिप अमंग वर्ड्स, ये हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं। एनीवन कोई आप में से बता सकता है अटेंशन के लिए कौन सी हमें 3 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं? जो अटेंशन का फार्मूला है उसमें हमें कौन से 3 की कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमें वैल्यूज़ चाहिए होती हैं? मे बी एनीवन कैन राइट इन चैट, और या किसी तरह से इफ़ यू वुड लाइक टू टेल मी, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। कौन से 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें अटेंशन में कैलकुलेट करने पड़ते हैं? एनीवन? यस, क्वेरी की एंड वैल्यू, बिल्कुल ठीक है। और इसके बारे में हम लास्ट टाइम बात कर चुके हुए हैं कि हम क्वेरीज एक रन करते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कीज होती हैं। और अगेन लेट मी जस्ट गो टू दैट स्लाइड क्विकली एंड देन ओके, ये यहाँ से मैं बेसिकली स्टार्ट कर रहा हूँ। हम एक्चुअल में क्या करते हैं, सो जस्ट लेट्स बी हियर। हम एक्चुअल में क्या करते हैं, हम क्वेरीज को मल्टीप्लाई करते हैं कीज के साथ, तो और हमारे पास उसका डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, जो कि अगर उसके फार्मूला में भी देखें तो हम क्वेरीज को की से मल्टीप्लाई करते हैं, और बाद में हम हर वैल्यू को जो उसकी डायमेंशंस होती हैं, इसलिए यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि क्वेरी की या की जो डायमेंशंस हैं वो 128 डायमेंशन है, तो उसके स्क्वायर रूट से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो उससे हमें बेसिकली क्या मिलता है, हमें एक अटेंशन पैटर्न मिलता है, हमें पता चलता है कि कौन सा एक वर्ड दूसरे वर्ड को कितना अटेंड कर रहा है। अगेन कुछ वर्ड्स की अटेंशन ज़्यादा होती है कुछ वर्ड्स के साथ, कुछ वर्ड्स की नहीं होती है अटेंशन कुछ वर्ड्स के साथ, और ये हम यानी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और बाद में हमने लेटर ऑन इस बारे में पढ़ा कि हम ये अटेंड्स टू का कॉन्सेप्ट के बारे में हमने पढ़ा, और फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो अटेंशन की वैल्यूज़ आती हैं, इसे हम रेलेवेंस स्कोर बेसिकली कहते हैं, इसको हम इसमें हम सॉफ्टमैक्स अप्लाई करते हैं। सॉफ्टमैक्स अप्लाई करने का मकसद क्या होता है कि सारी वैल्यूज़ जो हैं वो 0 से 1 की रेंज में इस तरह से आएँ कि उन वैल्यूज़ का जो सम है वो 1 हो बेसिकली। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर हम ये भी पढ़ चुके हैं कि हम क्या करते हैं, जब हमारे पास ये सॉफ्टमैक्स के बाद वैल्यूज़ आ जाती हैं
तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक वैल्यू मैट्रिक्स देते हैं, उससे हम वैल्यू एम्बेडिंग्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद हमारे पास, यानी ये हम सारा कर चुके हैं और वैल्यूज को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास एक एनरिच्ड कॉन्टेक्सचुअल एम्बेडिंग आती है। हमने ये सेल की एग्जांपल ली थी कि सेल की एक्चुअल एम्बेडिंग्स में हम क्या करते हैं, फिर हम फ़ोन की जो एम्बेडिंग्स है उसको ऐड करते हैं, तो ये उसको पता चलता है कि ये सेल से मुराद फ़ोन वाला सेल है और उसमें हम डेट की जो एम्बेडिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड करते हैं, तो उससे उसको पता चलता है कि ये ऐसे सेल फ़ोन की बात हो रही है जिसकी यानी बैटरी जो है वो डेड है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। या फिर हमने ये कहा कि एक अटेंशन, ये वन अटेंशन हेड है, लेकिन आप इस प्रोसेस को साइमल्टेनियसली 10,000 टाइम्स कर रहे हैं तो ये मल्टी हेड अटेंशन बन जाती है, और ये हमने फार्मूला भी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ओके, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल मास्क्ड अटेंशन। तो अटेंशन सेम अटेंशन मैकेनिज्म है, लेकिन हमारे लिए एक जो नया कॉन्सेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग मास्किंग के मास्किंग से क्या मुराद है। इफ़ यू पे अटेंशन अगेन क्लास में जो मैं भी पढ़ा रहा हूँ तो ये 5 से 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आप चैट जीपीटी का पैटर्न देखें तो मे बी एनीवन जो कि यहाँ पे लिखना चाहे तो चैट जीपीटी हमारे पास किस तरह से लिखता है, वो हमारे पास वर्ड बाय वर्ड लिखता है। ऐसा ही है, वो पहले वो एक वर्ड प्रेडिक्ट करता है, फिर नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो आने वाले वर्ड्स हैं उसको पता नहीं होते। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये जो हमारा एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल मे बी लेट्स टेक दिस एग्जांपल कि अगर ये एक वर्ड लिखा हुआ है जो हमने पहले सेंटेंस यूज किया था, शी लॉक्ड हर सेल डोर समथिंग लाइक दैट, उसमें क्या होता है कि बेसिकली अगर आप उसको चैट जीपीटी के पर्सपेक्टिव में देखें तो उसको एक वर्ड शी मिलेगा और उसके बाद इट विल ट्राई टू प्रेडिक्ट कि नेक्स्ट वर्ड क्या बनता है। तो फॉर एग्जांपल वो प्रेडिक्ट करेगा लॉक्ड, और फिर वो लॉक जब उसको मिलेगा तो इसे हम जिसे ऑटो रिग्रेसिव यानी प्रेडिक्शन कहते हैं कि एक उसका लॉक भी इसके इनपुट का हिस्सा बन जाएगा, फिर वो प्रेडिक्ट करेगा कि नेक्स्ट वर्ड क्या है, सेल का है। अब इसी तरह से फिर वो प्रेडिक्ट करेगा डोर का नेक्स्ट वर्ड है। अच्छा, अगर बजाय इसके कि हम वो इस तरह से प्रेडिक्ट करें, अगर हम उसको सारा सेंटेंस एक दो बार पहले ही दे दें और बीच में से कोई वर्ड खाली करें तो होगा क्या कि वो जो आने वाले वर्ड्स हैं वो भी पिछले वर्ड की प्रेडिक्शन पे इन्फ्लुएंस करेंगे। I hope you got my idea. Maybe let me open a slide, the next slide, तो इससे आपको बेहतर अंदाजा होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। So for example, if you look at, I'm sorry for this, it's a little bit stuck. Okay, so for example, everyone, if you look at here, अगर आप इस सेंटेंस में क्या करें, अगर हम ये डोर का वर्ड सपोज करें मिसिंग हो, यहाँ पे डोर का वर्ड ना हो और आगे वाले भी सारे वर्ड्स मौजूद हों, तो होगा क्या कि चैट जीपीटी जो है उसके लिए यानी कि ये वर्ड डोर प्रेडिक्ट करना बड़ा आसान होगा, बट रियलिटी में ऐसे नहीं होता। रियलिटी में क्या होता है कि हमें आने वाले वर्ड्स का भी पता नहीं होता। सो फॉर एग्जांपल अगर आप चैट जीपीटी का भी लिखने का तरीका देखें तो वो ये नहीं होता कि जी जो कुछ वर्ड्स आगे आने वाले वो पहले प्रेडिक्ट कर देता है और बाद में सेंटर वाले वर्ड्स प्रेडिक्ट करता है। इट डजंट हैपन दैट वे। सही है, तो आई होप यू गॉट द आइडिया कि मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि इन जनरल जो प्रेडिक्शन होती है वो क्या होती है कि आप एक वर्ड देते हैं, उसकी वजह से दूसरा वर्ड प्रेडिक्ट होता है, फिर 2 वर्ड्स देते हैं, उसकी वजह से तीसरा वर्ड प्रेडिक्ट होता है, इस तरह फिर चौथा वर्ड प्रेडिक्ट होता है। इस तरह से नहीं होता कि हम क्या करते हैं कि जी हम आने वाले वर्ड्स जो हैं वो फॉर एग्जांपल कुछ वर्ड्स फ्यूचर वाले पहले दे दें और उसके बाद हम सेंटर वाला वर्ड प्रेडिक्ट करें। इट डजंट हैपन दैट वे। इस तरह से नहीं होता कि जी हम शी लॉक्ड सेल जो है ये हम पहले दे दें इनपुट में, एंड हर फोन सेल इज डेड ये भी हम इनपुट में दे दें और हम सेंटर वाला वर्ड प्रेडिक्ट कर रहे हो। ये ऐसे नहीं होता। आई होप यू गॉट द बेसिक आइडिया। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, तो जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जब चैट जीपीटी ट्रेन हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली उसको ना वर्ड बाय वर्ड इस तरह से प्रेडिक्ट करवाते हैं। सो फॉर एग्जांपल उसे हम कहते हैं जब ट्रेनिंग हो रही है चैट जीपीटी की, जब हमने उसको इनपुट डेटा दिया तो विल आस्क इट कि जी शी के बाद नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करो। तो वो क्या करेगा, इंग्लिश के जितने वर्ड्स हैं और हमारे पास जितने मैथमेटिकल वोकैबुलरी है और जो सिंबल्स हैं उस पर वो प्रेडिक्ट करता है कि जी नेक्स्ट वर्ड क्या होगा। अगर तो उसने सही प्रेडिक्ट करेगा तो हम उसको रिवॉर्ड करते हैं, और अगर वो सही प्रेडिक्ट नहीं करता तो उसको हम पनिश करते हैं, और इससे वो लर्न करता है कि जी यानी कि अगला कौन सा वर्ड सही आएगा। सो सपोज करें उसने अगला वर्ड प्रेडिक्ट किया कि लॉक्ड है। अब लॉक के बाद उसने अगला वर्ड प्रेडिक्ट करना है तो फिर वो दोबारा क्या करेगा, उसको हम शी लॉक्ड एज एन इनपुट देंगे और उससे अगला वर्ड प्रेडिक्ट करेगा, सेल को प्रेडिक्ट करेगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें सीक्वेंशियल प्रेडिक्शन हो रही है। इसे हम ऑटो रिग्रेसिव कहते हैं कि वो पिछले वर्ड्स की बेस पे अगला वर्ड प्रेडिक्ट कर रहा है। उसको उस डोर के बाद आगे क्या वर्ड्स आएंगे या आगे क्या सेंटेंस होंगे उसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आई होप यू गॉट द बेसिक आइडिया।
तो हम बेसिकली क्या करते हैं, जब हम चैट जीपीटी को जब हम ट्रेन कर रहे थे, जब हम यानी जब उसकी ट्रेनिंग चल रही थी, इस तरह के मॉडल्स की ट्रेनिंग चल रही थी, तो व्हाट हैपेंस इज कि हम क्या करते हैं, ये जो एक पूरा सेंटेंस है, ये एवरीवन लुक एट द लास्ट ये जो हमारे पास सेंटेंस है, शी लॉक्ड सेल डोर एंड हर फोन सेल इज डेड। हम क्या करते हैं, इस सेंटेंस को ना बेसिकली जितने वर्ड्स हैं उतने ही इसके प्रेडिक्टिव पार्ट्स बना देते हैं कि हम इस सेंटेंस में कितने वर्ड्स हैं, सपोज करें इस सेंटेंस में देयर आर लाइक 9 वर्ड्स, तो हम क्या करेंगे, ये 9 प्रेडिक्टिव जो है क्वेश्चंस बन जाएंगे। हम उसे कहेंगे कि, और ये पैरेलल में चलते हैं, पैरेलल में कैसे चलेंगे, हम उसे कहेंगे कि शी के बाद प्रेडिक्ट करो क्या आएगा, और शी लॉक्ड के बाद प्रेडिक्ट करो क्या आएगा, शी लॉक्ड सेल के बाद प्रेडिक्ट करो क्या आएगा, और ये चीज क्या हो रही है, पैरेलल में हो रही है। तो एक बेसिकली एक सेंटेंस से समझे हमने 9 उसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस या प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस बना दी हैं, और उसके बेस पे वो क्या हो रहा है कि वो प्रेडिक्ट कर रहा है कि शी लॉक्ड सेल डोर के बाद क्या आएगा, और अगेन जब वो प्रेडिक्शन सही करता है उसको हम रिवॉर्ड करते हैं, और जब वो प्रेडिक्शन सही नहीं करता तो अगेन हम उसको सॉर्ट ऑफ पनिश करते हैं। आई होप यू गॉट द बेसिक आइडिया। फिर मैं इसमें मास्किंग कहाँ पे हो रही है वो मैं बताता हूँ, बट ये अगर इफ आई गो बैक टू माय स्लाइड्स, तो मैंने यहाँ पर यही पॉइंट यहाँ पे इसमें लिखा है कि हम क्या करते हैं कि we simultaneously try to predict every next possible token। तो बेसिकली हमारे पास अगर एक सेंटेंस है, हम क्या करेंगे, हर सेंटेंस को बेसिकली क्या करेंगे, उसके अगर 9 टोकन्स हैं तो हम बेसिकली समझें उसके 9 प्रैक्टिस क्वेश्चंस बन जाएंगे कि पहले वर्ड के बाद दूसरा वर्ड क्या आ रहा है, 2 वर्ड्स के बाद तीसरा वर्ड क्या आ रहा है, 3 टोकन्स के बाद चौथा टोकन क्या आ रहा है। तो इस तरह से साइमल्टेनियसली प्रेडिक्ट करता है, इसलिए हमें जीपीयूज चाहिए होते हैं। और इसी तरह से इसका फायदा क्या होता है कि हम एक जुमले से ही मैनी ट्रेनिंग एग्जांपल्स बना सकते हैं, कि एक जुमला है उसमें अगर 10 वर्ड्स हैं तो आप समझे वो 10 ट्रेनिंग एग्जांपल्स बन गई हैं, और वो 10 ट्रेनिंग एग्जांपल्स पैरेलल में चल रही हैं। इसका ये फायदा है, और इसका ये फायदा भी है कि हम नहीं चाहते कि जो फ्यूचर में आने वाले वर्ड्स हैं वो उसको पहले से ही पता हो, और ताकि वो यानी जो सेंटर में आने वाले वर्ड्स हैं उसको वो इन्फ्लुएंस ना कर सकें। So you never want to allow later words to influence earlier words, since otherwise they could kind of give away the answer for what comes next. So basically the whole idea is, let me just repeat it, कि जब चैट जीपीटी वगैरह अगर आप लिखता है, अगर आप देखें उसका जो प्रेडिक्शन का एल्गोरिदम है, तो वो इस तरह से प्रेडिक्ट कर रहा होता है कि एक वर्ड के बाद नेक्स्ट वर्ड कैसे आएगा। तो वो कैसे प्रेडिक्ट करता है, तो उसकी ट्रेनिंग इस तरह से होती है कि हम उसको एक फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है अगर, तो हम उस सेंटेंस में जितने वर्ड्स हैं तो हम उतने ही वर्ड्स के बेसिकली हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग एग्जांपल्स बना लेते हैं। सपोज करें एक सेंटेंस में अगर 10 वर्ड्स हैं तो हम 10 ट्रेनिंग एग्जांपल्स बना लेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, उन 10 के 10 ट्रेनिंग एग्जांपल्स को हम पैरेलल चलाएंगे, एक ही जीपी यानी पैरेलल जीपीयूज में चलेंगी, और हर ट्रेनिंग एग्जांपल में उसका एक ही टास्क होगा कि उसे प्रेडिक्ट करना है बेस्ड ऑन द प्रीवियस वर्ड्स के व्हाट कम्स नेक्स्ट। तो इससे क्या होता है कि वो जो आने वाले फ्यूचर के वर्ड्स हैं उनके बारे में इसको पता नहीं होता, और वो यानी कि प्रीवियस जो वर्ड्स हैं उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते, और इससे इसकी लर्निंग बहुत मैसिवली इंप्रूव होती है। डिड यू गेट द होल आइडिया? समझ लगी है इस बात की? Say yes or no. If you're confused, I can repeat again. Just tell me कि आपको कुछ did you get it? Say yes or no maybe on the chat or something. If it is no, don't hesitate to write it. I can repeat it. Okay, so that's fine. So basically क्या होता है, अगेन यहाँ पर अगर आप देखें तो हम क्या करेंगे, पहले एक होल सेंटेंस, इफ दिस इज अ होल सेंटेंस, शी लॉक्ड सेल डोर, और हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, चैट जीपीटी का मॉडल ट्रेन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जितने वर्ड्स हैं उतनी ट्रेनिंग एग्जांपल बना देंगे। एक एग्जांपल बनेगा कि शी के बाद प्रेडिक्ट करो नेक्स्ट वर्ड क्या है, दूसरी एग्जांपल बनेगी शी लॉक के बाद प्रेडिक्ट करो नेक्स्ट वर्ड क्या है, तीसरी एग्जांपल बनेगी शी लॉक सेल के बाद प्रेडिक्ट करो नेक्स्ट वर्ड क्या है। तो ये ऑटो रिग्रेसिव प्रेडिक्टिंग होती है, और ये पैरेलल में हो रही होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए आप देखें कि दुनिया में चूंकि पैरेलल कंप्यूटिंग है, इसलिए दुनिया में इस वक्त जीपीयूज की डिमांड बहुत ज्यादा है एआई इंडस्ट्री में। और इसका एक फायदा ये भी है कि अगर एक सेंटेंस में 10 वर्ड्स हैं तो बेसिकली अब 10 प्रेडिक्शन की एग्जांपल्स, ट्रेनिंग एग्जांपल्स आपके पास आ गई हैं, और उससे ये मॉडल बहुत बेहतर लर्न करता है। अच्छा, अब इसको यदि अगर आप की और उसकी क्वेरी और वैल्यू के पर्सपेक्टिव में देखें, जो पहले जब हम अटेंशन पैटर्न कैलकुलेट करते थे ना, तो उसमें हमारे पास हर की और क्वेरी के अगेंस्ट जो है हमारे पास डॉट्स होते थे।
अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब हमने इसको मास्किंग करनी है तो हम क्या करते हैं कि सपोज करें ये क्वेरी है फॉर एग्जांपल शी, इसके बाद उसको नहीं पता कि नेक्स्ट हमारा पैटर्न क्या है, ये नेक्स्ट अटेंशन पैटर्न क्या है। तो आप देखें शी के बाद जो नेक्स्ट वर्ड्स हैं उसको हमने यानी कि इसको बेसिकली हमने जीरो कर दिया कि यहाँ पर क्वेरी के बाद इट डजंट नो कि नेक्स्ट क्या है, तो ये मास्किंग हो रही है। मास्किंग मींस कि शी के बाद जो नेक्स्ट वर्ड्स हैं उसको हमने समझने गायब कर दिया। इट डजंट नो कि शी के बाद क्या आ रहा है, चूंकि इसको नहीं पता तो इसलिए उसका अटेंशन पैटर्न भी कैलकुलेट नहीं होगा। इसी तरह से एग्जांपल है शी लॉक्ड, तो ये दो उसको पता है और उसको ये भी पता है कि एक दूसरे को कितना अटेंड कर रहे हैं, शी और लॉक्ड, लेकिन उसके जो बाद वाले वर्ड्स हैं उनको हमने मास्किंग कर दिया, उसको हमने गायब कर दिया और उसको नहीं पता कि इसके बाद क्या आएगा। तो वो जो अपने प्रीवियस वर्ड्स हैं उन्हीं की बेस पे वो सीख के वो प्रेडिक्ट करेगा कि जी नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा। इसी तरह से अगर हम शी लॉक्ड और सेल को देखें तो ये नेक्स्ट ट्रेनिंग एग्जांपल है। इसको हमने बेसिकली कह लें कि इसको ये प्रीवियस वर्ड्स का पता है कि सेल को पता है कि उससे पहले लॉक्ड है और शी है, और लॉक्ड को पता है कि उससे पहले शी है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसके बाद वाले वर्ड्स क्या हैं। तो ये हमने इसकी मास्किंग कर दिया और ये सारा कुछ समझे पैरेलल में हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस ट्रेनिंग एग्जांपल में देखें फोन वाले में, तो इसको यानी फोन को पता है कि उससे पहले शी का वर्ड है, लॉक का वर्ड है, सेल, डोर, एंड, हर, फोन का वर्ड है, लेकिन उसको उसके बाद वाले वर्ड्स का नहीं पता। और वो बेसिकली क्या करेगा, उसके पास प्रीवियस वर्ड्स का अटेंशन पैटर्न है लेकिन बाद वाले वर्ड्स का अटेंशन पैटर्न नहीं है। इससे क्या होता है, अगर आप चैट जीपीटी वगैरह को देखें तो वो इससे क्या सीख रहे हैं, वो सीख रहे हैं कि जो प्रीवियस मेरे पास वर्ड्स हैं उनकी अटेंशन की बेस पे उन्होंने प्रेडिक्ट करना सीखना है। तो पहले जो हमारे पास था वो तो यानी कि हर एक यानी सीक्वेंस था, टोटल एक सीक्वेंस के अटेंशन पैटर्न था, लेकिन अब क्या है कि सिर्फ प्रीवियस वर्ड्स का सीक्वेंस का अटेंशन पैटर्न है हमारे पास और उसकी बेस पे वो प्रेडिक्ट करना सीखता है कि नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा। एंड दिस इज व्हाट प्रिसाइजली चैट जीपीटी डज। कि आप कोई एक फॉर एग्जांपल उसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो क्या करता है, प्रॉम्प्ट की बेस पे और जो उसकी ट्रेनिंग हुई है उसकी बेस पे, प्रीवियस वर्ड्स की बेस पे वो नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करना सीखता है। तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम मास्किंग कहते हैं। अच्छा, अब हमने मास्किंग करनी कैसे है, मैथमेटिकली कैसे करनी है। एक हमारे पास ये ऑप्शन होती है कि हम क्या करेंगे, जब हम ये अटेंशन वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे होते हैं, किसी की वैल्यू 0.95 है, किसी की वैल्यू 0.2 है, 0.3 है, 0 से 1 के बीच में होती है, तो हम बेसिक या इवन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इट कुड बी एनी वैल्यू, लेकिन जिनको हमने मास्क करना होता है ना, जिनको हमने छुपाना होता है, हम क्या करते हैं, द फर्स्ट प्रपोजल इसके हम सारी वैल्यूज को जीरो कर दें। लेकिन अगर हम इन सारी वैल्यूज को अगर हम जीरो कर दें तो उसका नुकसान ये है कि जब हम सॉफ्टमैक्स अप्लाई करते हैं वो फार्मूला इफेक्टिव ही नहीं होता, वो फार्मूला चलता ही नहीं है, क्योंकि जब किसी भी चीज़ को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरीथिंग विल बिकम जीरो। तो उन्होंने उसका सोल्यूशन ये निकाला कि बजाय के जीरो वैल्यू देने के इसको हम नेगेटिव इन्फिनिटी वैल्यूज दे देते हैं। सो नेगेटिव इन्फिनिटी मींस इनको हम 0.00000 कितने जीरोस के बाद हम इसको कोई वन वैल्यू दे देंगे, तो इवेंचुअली यानी वो इफेक्टिवली यानी जीरो नहीं होता, लेकिन वो बिल्कुल नियर और इक्विवेलेंट टू जीरो होता है। तो इसको हम क्या, बजाय कि हम उसको जीरो वैल्यूज असाइन करने के, यहाँ पे हमको क्या वैल्यूज असाइन करते हैं 0.000 क्लोजर टू नेगेटिव इन्फिनिटी। और इससे होता क्या है कि जब हम सॉफ्टमैक्स अप्लाई करते हैं, जब हम तो वो बेसिकली सॉफ्टमैक्स जो नेगेटिव इन्फिनिटी वाली वैल्यूज हैं सारों को जीरो कर देगा। तो एक्चुअली यहाँ पर जिनको हमने मास्क करना है वो वहाँ पे जीरो हो जाएंगे, और जो हम चाहते हैं कि ट्रेनिंग यानी कि पहले वाले वर्ड्स जो पता हो चैट यानी कि हमारे मॉडल को, तो वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो ये बस यही सिंपल मास्किंग का प्रोसेस है। इससे आप देखें जो हमारा जो डीकोडर मॉडल्स होते हैं, जो जीपीटी वाले मॉडल्स हैं, ये बेसिकली सीखते हैं कि हमें प्रीवियस हमारे पास जो सीक्वेंस है उसकी क्या अटेंशन है, और उसी की बेस पे वो प्रेडिक्ट करना सीखते हैं कि नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा। उनको जो फ्यूचर में आने वाले वर्ड्स हैं उसका पता नहीं होता। आई होप यू गॉट द बेसिक आइडिया। तो इसी ही बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसे ही मास्किंग कहते हैं और मास्क्ड अटेंशन कहते हैं। आपके जितने भी जनरेटिव मॉडल्स हैं, चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, डीप सीक हो गया, उन सारों में मास्क्ड अटेंशन यूज होती है। तो सो लेट मी फॉर एग्जांपल गो बैक हियर। मैं अपने ट्रांसफर मॉडल पे अगर मैं जाऊं तो जो एनकोडर वाले मॉडल्स होते हैं जिसमें बर्ड वगैरह है, जो कि लाइक इन जनरल आपने शायद इतने नहीं यूज किए होंगे, उनमें बेसिकली क्या होता है, उनमें जस्ट गिव मी सेकंड, मैं मेन पिक्चर पे वापस चला जाऊं।
a second please. Should have it earlier, you know. ओके सो फॉर एग्जांपल अब इस पिक्चर में आप दोबारा आए तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो एनकोडर वाला मॉडल है इसमें हमें मास्क अटेंशन नहीं चाहिए, इसमें हमें यानी मल्टी हेड अटेंशन चाहिए। हम कुछ भी मास्क नहीं कर रहे, हम सारे की सारी क्वेरीज को सारी की सारी की के साथ यहाँ पे मैप करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और हमें मल्टी हेड अटेंशन एक चाहिए होती है। लेकिन अगर आप जीपीटी वाले मॉडल्स देखें जहाँ पे उन्होंने प्रेडिक्शन करनी होती है नेक्स्ट वर्ड की, जहाँ पे उन्हें ये प्रोबेबिलिटीज चाहिए होती हैं, उसमें हम बजाय कि हम ये मल्टी हेड अटेंशन यूज करने के हम क्या यूज करते हैं, हम मास्क्ड मल्टी हेड अटेंशन यूज करते हैं। अगेन इससे भी पता चलता है जो एनकोडर वाले मॉडल्स होते हैं उनका काम प्रेडिक्ट करना नहीं होता, उनका काम सिर्फ क्या होता है, उनका काम होता है सिर्फ कॉन्टेक्सचुअली रिच इंफॉर्मेशन गैदर करना। वो सिर्फ ये देखते हैं कि हर वर्ड को कौन सा वर्ड्स कितना अटेंड कर रहा है और वो कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, इसलिए उनको हम एनकोड कहते हैं। यानी ये जो इर्द गिर्द की इंफॉर्मेशन है उसको अपने अंदर एनकोड कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली मॉडल्स ज़्यादा यूजफुल होते हैं जब हमने बेसिकली हमें कॉन्टेक्सचुअली रिच इंफॉर्मेशन चाहिए, जब हमने प्रेडिक्शन वाला टास्क ना करना हो, यानी कि ये जनरेशन वाला टास्क ना करना हो। सो फॉर एग्जांपल अगर हमने ये टास्क करना है सेंटीमेंट एनालिसिस, कि जी हम चाहते हैं कि जी हमारा मॉडल सेंटीमेंट एनालिसिस करे, तो उसमें ये एनकोडर मॉडल्स आर मोर यूजफुल। ठीक हो गया, क्योंकि उसमें उनको हम सारे का सारा कॉन्टेक्स्ट देते हैं और उसके बेस वो बता देते हैं कि ये कौन सा सेंटीमेंट है। या इवन उससे पहले फॉर एग्जांपल जैसे समराइजेशन करनी है तो उसके लिए मॉडल्स ज़्यादा यूजफुल है। लेकिन अगर आपने वर्ड्स नेक्स्ट वर्ड्स प्रेडिक्ट करवाने हैं, अगर आपने नेक्स्ट वर्ड्स जो है उनको प्रेडिक्ट करवाना है, उनकी प्रोबेबिलिटीज आपने कैलकुलेट करवानी है, तो बजाय मल्टी हेड अटेंशन के हम उसे क्या देते हैं, मास्क्ड मल्टी हेड अटेंशन। मास्क्ड मल्टी हेड अटेंशन का मतलब अगेन वही जो हमने भी डिस्कस किया कि हमने जो हमारा जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो जो हमारे जो वर्ड्स को यानी प्रीवियस वर्ड्स का हमें पता होता है और फ्यूचर वर्ड जो नेक्स्ट वर्ड है उसका हमें पता नहीं होता, और उसके बेस पे वो बेसिकली सीखता है कि जी नेक्स्ट वर्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेस्ड ऑन प्रीवियस जो उसके पास अटेंशन पैटर्न है उसकी बेस पे, और वो प्रेडिक्ट करता है। तो आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर मास्क्ड मल्टी हेड अटेंशन जो है यहाँ भी शुरू में यूज होता है, और जब वो प्रेडिक्शन करना सीख जाता है फिर वो मल्टी हेड अटेंशन में जाता है, फिर वो फीड फॉरवर्ड इसके बारे में बात करेंगे, और इवेंचुअली यानी वो उसके पास जो है वो एक लीनियर लेयर बनती है और वो सॉफ्टमैक्स के थ्रू वो प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट करता है कि नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, और वो नेक्स्ट वर्ड जो भी सीक्वेंस में आता है जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है उसको वो प्रेडिक्ट करता है। तो आई होप कि आपको मास्क मल्टी हेड अटेंशन की समझ लग गई है। डिड यू गेट द आइडिया कि मास्किंग इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट, बट ये मेन जो हमारे जीपीटीज वगैरह हैं उनमें यही मास्किंग बेसिकली स्टार्ट पे यूज होती है, जिससे वो ये सीखते हैं कि जी प्रीवियस वर्ड का जो सीक्वेंस जो अटेंशन पैटर्न है उसकी बेस वो नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करना सीखते हैं। एनी क्वेश्चन, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आस्क मी। Anyone? ओके, ये बेसिकली एक इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट रह गया, उसको हम बाद में यानी नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अब मुझे बेसिकली अगर आपके जहन में इससे रिलेवेंट कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई गेस यू शुड बी एबल टू, अगर आप सेमेस्टर के स्टार्ट से देखें और प्रोबेबली आप यू शुड बी एबल टू एटलीस्ट हैव सर्टेन आइडिया कि यू नो हाउ दीज चैट जीपीटीज वर्क्स एंड इनके अंडरलाइंग आर्किटेक्चर क्या है, और इट्स नॉट लाइक अ मैजिक, या इट्स बेसिकली प्योर मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स जो कि बेसिकली बैकएंड पे काम कर रही है अलॉन्ग विद अ वेरी गुड कंप्यूटेशनल पावर। तो ये मास्किंग वाला कॉन्सेप्ट हमने कर लिया, एक फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क रह गया, वो हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, बट वो भी हम 30 मिनट्स ज़्यादा उस पर स्पेंड नहीं करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हमने बात करनी है, दैट इज अबाउट एजेंटिक एआई। आप में से कोई बता सकता है व्हाट इज एन एजेंट, और एजेंटिक एआई क्या होता है, अगर आपके इल्म में हो कुछ इस बारे में? और ये हमारा मेन टॉपिक है और इसकी हमने बहुत सारी कोडिंग करनी है। अगेन मैं दोबारा बता रहा हूँ, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो लैब में होना चाहिए। बिलाल प्लीज इसको जस्ट मेक श्योर आप सारों के पास अपने लैपटॉप्स हों, हम एक्चुअल में कोडिंग करेंगे। और इसमें बेसिकली एक चीज और आपको ज़हन में रखनी है, probably I'll send you a link as well। आप you will have to spend at most सिर्फ $2।
आपको ना $2 की एक API परचेज जो कि पूरे सेमेस्टर में आपके चलेगी, आपको $2 बेसिकली खर्च करने पड़ेंगे और आपको ना एक अपनी API परचेज करनी पड़ेगी। उसका फ़ायदा ये है कि $2 जस्ट लाइक 500 600 ये पूरे सेमेस्टर के लिए काफ़ी होंगे, ये ख़त्म नहीं होने वाले। और आप डीप सीक जो है उसकी आप API परचेज करेंगे, मैं आपको उसका तरीका बता दूंगा। सिर्फ मैक्सिमम $2 की आपने पेमेंट करनी है और उसका फ़ायदा ये होगा कि आप अपनी API को यूज़ करके ना एक्चुअल में एजेंटिक AI की एप्लीकेशंस बना सकेंगे। मैंने अपनी परचेज की हुई है और आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि एक तो वो जो आप यानी चैटबॉट यूज़ करते हैं वो तो एक आम कंज्यूमर के लिए है, लेकिन जो बिजनेसेस इसको यूज़ करते हैं अपने बैक एंड के प्रोसेसेस में, तो वो कैसे यूज़ करते हैं। तो आपको $2 की मैक्सिमम जो है वो सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए हैं। मिर्जा बकर ने पूछा हाउ मास्किंग इम्प्रूव द जनरेशन ऑफ टेक्स्ट/कंटेंट। चैट पे मिर्जा बकर ने कहा, मिर्जा बकर मास्किंग बेसिकली क्यों कैसे इम्प्रूव करती है? मास्किंग चैट GPT को ट्रेन करती है कि वो सिर्फ प्रीवियस सीक्वेंस की बेस पे अगला वर्ड जज करे। अदरवाइज यानी कि अगर हम उसको सारे का सारा पैराग्राफ यानी प्रीवियस सीक्वेंस भी दे दें और करंट वर्ड भी दे दें जो प्रिडिक्ट करना चाह रहा है, या उसको छोड़ दें और करंट वर्ड के बाद जो है आगे वाले वर्ड्स भी उसको दे दें, तो उसकी लर्निंग उस तरह की नहीं होगी, ठीक होगी। क्योंकि आगे वाले वर्ड्स का जब हम जो रियलिटी अगर आप चैट GPT में देखें तो चैट GPT को नहीं पता कि आगे वाले वर्ड्स क्या आएंगे। तो हमें यानी सिखाना यह है कि प्रीवियस वर्ड्स की बेस पे ही आगे वाला वर्ड उसको ट्रेन करना सीखे। तो मास्किंग जो है, जो फ्यूचर में जो आने वाले वर्ड्स होते हैं, जब हम ट्रेनिंग दे रहे थे, ट्रेनिंग में तो हमें पता है ना कि इनपुट में क्या वर्ड्स हैं, तो हमें ये भी पता है कि आने वाले वर्ड्स भी क्या हैं। ट्रेनिंग में तो हम पूरे का पूरा पैराग्राफ या पूरी की पूरी विकीपीडिया एज एन इनपुट दे रहे हैं। तो ट्रेनिंग के वक्त हम क्या करते हैं कि हम अगर एक वर्ड है तो हम दूसरे वर्ड को और उसके बाद जितने वर्ड्स हैं उसको मास्क कर देंगे कि उसको नहीं मींस हमें एज ए यूजर पता है या हमें एज ए ह्यूमन पता है कि आने वाले वर्ड्स क्या हैं, बट मॉडल को हम क्या करेंगे, शुरू वाला एक वर्ड देंगे और बाकी आने वाले सारे वर्ड्स को मास्क कर देंगे ताकि वो सीखे कि आने वाले वर्ड्स क्या हैं। तो इससे वो इम्प्रूव हो जाता है इसका बहुत ज़्यादा सिस्टम। तो बेसिकली अगेन इससे ही वो जनरेट करना सीखता है कि बेस्ड ऑन द प्रीवियस सीक्वेंस इट लर्न्स कि जी नेक्स्ट वर्ड क्या होगा। अबू बकर, डिड यू गेट द आइडिया कि आपको इसकी समझ लगी है क्वेश्चन की? यानी कि हम सिर्फ पास्ट या प्रीवियस सीक्वेंस की बेस पे हम उसको सिखाते हैं कि नेक्स्ट वर्ड कैसे देना है। जो फ्यूचर के जो आने वाले वर्ड्स हैं जो हम इनपुट में दे रहे होते हैं उसको हम मास्क कर देते हैं, छुपा देते हैं ताकि मॉडल को ना पता चले। अदरवाइज इट कैन चीट, यू नो, वो फ्यूचर में आने वाले वर्ड्स सीख जाएगा कि जी पहले कौन से वर्ड्स आने चाहिए। अबू बकर, ओके गुड, ओके। एंड डिड यू गाइस गेट द आइडिया API खरीदने वाला? मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि लेट्स सी। हर ये जो कंपनी है, चैट GPT हो गया, OpenAI है और DeepSeek है, बेसिकली ये पैसे कैसे बना रहे हैं। तो बेसिकली ये कंपनीज जो हैं, अब एक तो वो कुछ सब्सक्रिप्शन वाले मॉडल्स हैं इनके कि जी वो आप $20 की सब्सक्रिप्शन देखें, बट इनका जो असल इनकम है वो यहाँ से जनरेट नहीं हो रही। आई होप स्टिल यू कैन सी माई स्क्रीन। अगर आप यहाँ पर देखें तो मैं DeepSeek की बात करता हूँ और आप लोगों ने भी इसको ऐसे ही सर्च करना है, DeepSeek API प्राइसिंग। ये मैं इसको अगर आप यहाँ पे ये लिखेंगे DeepSeek, मैं इसका लिंक अगर चैट में भी शेयर कर देता हूँ। बिलाल जस्ट कैन यू, बिलाल आई वांट टू मेक श्योर कि इनकी स्क्रीन नजर आ रही है मेरी ये प्राइसिंग वाली। से यस और नो मे बी anyone like can you see my screen, right? Okay, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये DeepSeek के API docs हैं। इसी तरह से maybe let me share OpenAI you know API pricing as well, OpenAI API pricing as well। तो ये मैं लिंक्स आपको शेयर भी कर देता हूँ। तो बेसिकली कंपनीज क्या करेंगी, आपको एक API जो है वो देंगी, यानी कि एक्सेस देंगी जिसको अपनी जुपिटर नोटबुक में अपने पाइथन के कोड में यूज कर सकते हैं। और अगर आप द रीजन के DeepSeek ने मार्केट में इतना एक तहलका मचाया हुआ है, सो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये देखें कि 1 मिलियन टोकन आउटपुट्स के लिए फॉर एग्जांपल ये चार्ज कर रहा है $0.07 और 1 मिलियन बहुत ज़्यादा होते हैं। DeepSeek जो रीजनिंग मॉडल है दैट इज 0.14। आई बेसिकली यूज रीजनिंग मॉडल, ये से डबल है प्राइस में। बट और अगर आप इसको ऑफ पीक आवर्स में यूज करते हैं क्योंकि इस पर लोड बहुत ज्यादा आता है, तो इवन उस पर भी 50% ऑफ है। तो अगर आप DeepSeek को फॉर एग्जांपल ऑफ यानी ऑन पीक यानी जब इसके पास बहुत ज्यादा लोड होता है, इसका टाइम है यानी UTC 0030 से 1630, अगर आप इसके दरमियान यूज करेंगे DeepSeek को
तो इस पे चूंकि लोड बहुत ज़्यादा है तो ये इसके ये प्राइसिंग है 0.07। लेकिन अगर आप उसी को ऑफ पीक टाइम में यानी आफ्टर 16:30 आप यूज़ करेंगे तो वो भी इवन उसमें 50% वो ऑफ दे रहे हैं। और यहाँ पे जो डीप सीक जो उसका रीजनर मॉडल है जो रीजनिंग करता है उस पर 75% ऑफ है, बिकॉज मेनली दुनिया बहुत ज़्यादा ये यूज़ कर रही है एंड आई एम आल्सो लाइक हाईली इम्प्रेस्ड विद दैट। तो आपने बेसिकली ये इसकी प्राइसिंग है, तो आपने इट मीन्स अगर आप $2 के परचेज करते हैं तो ये $2 अभी तक मैंने खरीदे हैं, मेरे ख़त्म नहीं हो रहे। तो इट्स एक्चुअली आप सारा इसमें बहुत सारे एजेंट्स बनाएंगे, आप एक्चुअल में हैंड्स ऑन सीखेंगे और ये $2 इट्स वर्थ इट। अगर आप अपना परचेज कर लेंगे तो दैट्स गुड। अगर आप मिलके मींस एपीआई अगर आप 3-4 दोस्त मिलके खरीद लें तब भी ठीक है, बट अगेन यू नो आपकी अपनी कोऑपरेशन है कि उसको कैसे कर सकते हैं। सो ये बेसिकली इसी तरह से अगर आप इसकी प्राइस देखें तो ये $1 मिलियन का कितना चार्ज कर रहा है 0.07, और जिसका रीजनिंग मॉडल है वो कितना चार्ज कर रहा है $0.14। अगर आप ओपन एआई के केस में आए तो ये $15 चार्ज कर रहा है 1 मिलियन इनपुट टोकन्स का जिसका A1। सो लुक कैन यू सी द डिफरेंस। अगर आप कैश इनपुट की बात करें तो $7.50 कैन यू सी द डिफरेंस। ये 1 मिलियन टोकन का $7.50 चार्ज कर रहा है और यहाँ पर ये बेसिकली 1 मिलियन टोकन का $0.35 $0.14 अगर आप उसको कहीं चार्ज कर रहा है। सो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो अगर इनका जो O3 जो रीजनिंग मॉडल है वो $1.110 के चार्ज करें, फिर भी कहाँ पे $1.110 है और ये और कहाँ पे जो है वो बेसिकली $0.14 है। तो इट्स एटलीस्ट अगर आप 0.07 पे जाएं तो ये आप समटाइम्स 30 टाइम्स चीपर है बेसिकली, यानी कि। और अगर आप GPT 4.5 की बात करें तो ये बहुत एक्सपेंसिव है, $75 पर 1 मिलियन इनपुट्स। इसीलिए चाइनीज जो मॉडल्स हैं बेसिकली अगर GPT 4o की बात करें तो दिस इज लाइक $3.750। अगर आप कैश इनपुट की बात करें तो आई होप यू गॉट द आइडिया कि चाइनीज मॉडल क्यों इतने तहलका मचा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत चीपर है और सेम कैपेबल भी हैं। डिड यू गेट द आइडिया? तो आपको ना इसको परचेज कर सकते हैं आप यहाँ पे ही। अगर आपको लॉगिन करना पड़ेगा, मसलन मैं अगर अपना डीपसीक का लॉगिन करूंगा तो यू कैन बाय इट और आप इसको बाय कर लें। जब आप इसको बाय कर लेंगे तो आपके पास एक एपीआई का एक लेट मी शो यू, मेरे पास एक बट इट्स लाइक अ प्राइवेट थिंग क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। आपको ना एक यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू दे देगा, उसको आपने कॉपी करके सेव कर लेना है। आपने वो जो आपको जो यहाँ पे एपीआई की उसे हम एपीआई की कहते हैं, इट्स जस्ट लाइक यू नो कुछ अल्फाबेट्स होते हैं उसमें, कुछ यू नो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं। उस की को आपने सेव कर लेना और आपने शेयर नहीं करना, क्योंकि उस की ही बेस पे हम आपको बैक एंड पे या पाइथन कोड के थ्रू कनेक्ट करवाएंगे डीपसीक के साथ और या ओपन एआई के साथ, और फिर हम एजेंट्स बनाना शुरू करेंगे और वो सारा कुछ। डिड यू गेट द आइडिया? आपको इसकी समझ लग गई है? डिड यू गेट द आइडिया एनीवन? if there is any confusion तो ask me। और ये योर फर्स्ट एपीआई कॉल ये लिखा भी है, आप इसको पढ़ लें, आपको इनकी बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन डीपसीक की भी मिल जाएगी, ओपन एआई की भी मिल जाएगी कि आपने कैसे, और ये पाइथन में कैसे इसको हम चलाते हैं। सो यू कैन सी दिस फ्रॉम ओपन एआई इंपोर्ट ओपन एआई, और ये सारा कुछ इवन डीपसीक वालों ने अपना कोड जो है वो ओपन एआई की लाइब्रेरी पे ही उन्होंने इसको डेवलप कर लिया। आपने यहाँ पे डीपसीक की एपीआई की देनी है तो आप डीपसीक मॉडल को एक्चुअली यूज कर रहे होंगे और ये उसका यूआरएल है। हम ये ऑब्वियसली इसको करेंगे, बट एवरीवन जस्ट मेक श्योर कि आप इसको सिर्फ मैक्सिमम $2 की बस आपने परचेज करनी है। अगर आप 2-3 स्टूडेंट मिलकर करना चाहते हैं, अगर यानी कार्ड का इश्यू है, डेबिट कार्ड नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा, मे बी आप इकट्ठे मिलके 3-4 स्टूडेंट्स $5 की परचेज कर लें और फिर अगर आप एक दूसरे से एपीआई की शेयर कर लें। बट दिस अगर आप एपीआई की किसी से शेयर करेंगे तो दैट पर्सन हैज द पावर टू यूज यू नो योर टोकन्स, और वो दैट्स गोना कॉस्ट यू इवेंचुअली द मनी। सो यू नो आपने आपस में किस तरह से शेयरिंग करनी है वो आपकी है, बट $2 विल बी गुड इनफ फॉर दिस होल सेमेस्टर एंड लाइक फॉर दिस होल कोर्स, और वो ख़त्म नहीं होता है। ओके, सो अब एजेंट्स बेसिकली क्या हैं, हम इसके बारे में अभी बात भी करेंगे और इससे हम रेलेवेंट अभी कुछ कॉन्सेप्ट्स और भी देखेंगे। एनीवन यहाँ पे किसी ने लिखा हुआ है एजेंट्स जो है वो बेसिकली इज अ वर्चुअल ह्यूमन ट्रेन्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, ये चैट में लिखा हुआ है।
मोहम्मद अबू बकर ने भी लिखा है एज अ मॉडल इज मेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, एग्जैक्टली एजेंट्स कैन मेक रीजनिंग बेस्ड रिस्पांस। ठीक है, ये सारी डेफिनेशंस ठीक हैं। तो सो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा हम इसके थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम इसको जो है यानी ऑब्वियसली प्रैक्टिकल भी इसका करेंगे। तो ए के बारे में कहते हैं इट्स न्यू इलेक्ट्रिसिटी। आई डोंट नो इफ यू कैन, if I just play it, can you just see it if I just play it? We're going to live in a world where there are going to be hundreds of millions of बिलाल आपको आवाज आ रही है इसकी? eventually ये अगर वीडियो चल रही है तो there are people in the world. I spoke with say yes, no. Paul. They said, Jim, you better start thinking about how to use it. ओके, बेसिकली मैंने ये एक वीडियो है, मैं ये जब इसका लिंक शेयर करूंगा तो आप इसको देख लीजिएगा। इसमें दुनिया के जितने बड़े सीईओज हैं और वो सारे फॉर एग्जांपल मार्क ज़करबर्ग से लेके वो सारे जो सीईओज हैं दे आर एक्चुअली यू नो रिकमेंडिंग कि जी हम इस पे शिफ्ट हो रहे हैं एआई एजेंट्स पे। और इवन ये सेल्स फोर्स जो है कंपनी, इसने अब सेल्स फोर्स की बजाय इन्होंने एक नया एजेंट फोर्स के नाम से वो बना रहे हैं कि बेसिकली वो एजेंट्स पे शिफ्ट हो रहे हैं। सो एजेंट्स इज एक्चुअली न्यू, ये बेसिकली सेल्स फोर्स का सीईओ है, ये एजेंट्स के बारे में बता रहा है। सो मैंने बेसिकली कुछ बड़ी कंपनीज जो इनके सीईओज हैं वो खुद, इवन गूगल का भी मैंने लिंक शेयर किया था कि इवेंचुअली यानी एआई के जो एप्लीकेशन लेयर पे जो काम हो रहा है कि जो एक्चुअल में एप्स में जो काम चलेगा वो एजेंट्स पे चलेगा। अच्छा, एजेंट्स हैं क्या? सो ये इसकी डेफिनेशन है। वो वीडियो जब मैं स्लाइड शेयर करूंगा या मैं उसको अलग से शेयर कर दूंगा, इसको देख लीजिएगा। सो व्हाट इज एन एआई एजेंट? एजेंट के पास क्या कैपेबिलिटी होती है? इट कैन डू रीजन। तो अगेन हम आम चैटबॉट वाला मॉडल भी यूज कर सकते हैं, हम रीजनिंग मॉडल भी यूज कर सकते हैं। इट कैन एक्चुअली हेल्प यू टू क्रिएट अ प्लान एंड एग्जीक्यूट अ थिंग। आपने बेसिकली देखा होगा, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। आजकल कुछ ऐसे आ रहे हैं कि जी कंपनी के जी चैट जीपीटी आपकी ईमेल्स का रिप्लाई कर रहा है। प्रोबेबली यू हैव हर्ड ऑफ दैट कि जी आप अपनी ईमेल्स का उससे रिप्लाई करवा लें। अब आप कुछ ऐसे भी वीडियोस देखेंगे कि जी वो आपके बिहाफ पे एयरलाइन की टिकट बुकिंग कर रहा है या आपके बिहाफ पे एयरलाइन की टिकट को सर्च कर रहा है कि चीपेस्ट टिकट कहाँ से मिल रही है। आई होप यू हैव हर्ड दोज एग्जांपल्स। आई हैव सीन एग्जांपल्स जिसमें लेटेस्ट में अभी क्या हो रहा है कि जी वो बेसिकली आपके बिहाफ पे जो है वो booking.com पे भी जाके बुकिंग कर रहा है। सो देयर आर लाइक टन ऑफ एग्जांपल्स कि यहाँ पर ये बहुत जो लेटेस्ट काम हो रहा है कि जी बहुत इंटेलिजेंट बेसिकली वो इस तरह से यानी कि ये काम हो रहा है। सो व्हाट्स हैपनिंग इज ये सारा जो बेसिक इसके एंड पे काम हो रहा है वो बेसिकली एजेंट्स के एंड पे ये काम हो रहा है। ओके, सो बेसिकली एक एजेंट एक चैट जीपीटी या इस तरह की ऐप से कैसे मुख्तलिफ है? एजेंट के पास जो एक चीज की एक्सेस है जो कि बाकियों के पास एक्सेस नहीं होगी, दैट इज एजेंट के पास टूल्स हैं। दैट्स वन एस्पेक्ट ऑफ एन एजेंट। एक एजेंट जो है उसके पास एक्सेस होगी आपके अपने पर्सनल डेटा की। तो आप चाहें तो अपने पर्सनल सेक्रेटरी कह लें, अब एक पर्सनल अपना ट्रेनर कह लें, पर्सनल असिस्टेंट कह लें, अपना ट्रेन कर सकते हैं जो कि आपके पर्सनल डेटा पर ट्रेन होगा। इस तरह से जो रिसर्च के लोग हैं वो अपने रिसर्च असिस्टेंट ट्रेन कर सकते हैं। अगर आप अपना कोई ऑफिस का काम कर रहे हैं, सेल्स की आपकी जॉब है, तो अपने सेल्स असिस्टेंट ट्रेन कर सकते हैं। इस एजेंट के पास LLMs की भी एक्सेस होगी जिसको हम देखेंगे। इसके पास डीप सी की भी एक्सेस हो सकती है, इसके पास चैट जीपीटी और O1 मॉडल्स और GPT-4 मॉडल्स इनकी भी एक्सेस हो सकती है। इस एजेंट्स के पास गिटहब और इस तरह के इंटरनेट पे जो वेब पेजेस हैं उसकी भी एक्सेस होगी। फॉर एग्जांपल ये एजेंट जो है गूगल को भी एक्सेस कर सकेगा, डकडकगो को एक्सेस कर सकेगा, जो उनके सर्च के जो टॉप रिसर्च रिजल्ट्स होते हैं उसको एक्सेस कर सकेगा, गूगल स्कॉलर को एक्सेस कर सकेगा, गिटहब को एक्सेस कर सकेगा। तो आई होप यू गॉट दैट। सो एजेंट का जो एक एस्पेक्ट है कि एजेंट के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं एट इट्स डिस्पोजल कि वो डिसाइड कर सकता है कि कौन सा टूल उसने कब यूज़ करना है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप चैट जीपीटी से पूछें कि जी मसलन आज फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कोई इवेंट हुआ है तो उसको शायद नहीं पता होगा, लेकिन अगर हम चैट जीपीटी को इंटरनेट की एक्सेस दे दें या गूगल की एक्सेस दे दें तो वो गूगल पे सर्च करके जो सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं पहले पेज पे, अगर वो उसको एक्सेस कर सके और उसकी बेस पे जो कंटेंट आ रहा है और उसको बेस पे अगर जवाब यानी कि निकाले तो वो जवाब विल बी लाइक मच मोर एक्यूरेट।
और वो लेटेस्ट होगा और उसमें मसले का चांस कम होगा। क्यों? क्योंकि उसने इंटरनेट एक्सेस किया, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन गूगल से निकाली, उसका कंटेंट लिया, उसको एनालाइज किया और उसकी बेस पे उसने जो है वो यहाँ पे आपको एक एक्चुअल रिजल्ट दिया। डिड यू गेट द आइडिया ऑफ टूल्स? तो ये इस तरह से कोडिंग में हो सकता है, इस तरह से आपका पर्सनल डेटा हो सकता है। डिड यू गेट द टूल्स एस्पेक्ट ऑफ द एजेंट? एनीवन से यस नो और समथिंग सो दैट मुझे अंदाजा हो कुछ। एनीवन? ओके, ऑलराइट। सो ये बेसिकली एक एजेंट का ये एस्पेक्ट है। एजेंट का जो दूसरा जो एक एस्पेक्ट है वो अपनी स्टेट को मेंटेन कर सकता है। स्टेट के बारे में हम बात करेंगे। सो स्टेट मींस अगेन इसमें मेमोरी वाला एस्पेक्ट भी आता है कि एक एजेंट को जो अभी फॉर एग्जांपल आज की जो इन्फॉर्मेशन अगर उसको पता है तो उस इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर सकता है। जो उसकी करंट स्टेट है, ये नहीं होगा कि जी हमने अपना प्रोग्राम बंद किया तो एजेंट जो है, या हमने फॉर एग्जांपल डिस्कनेक्ट किया या कुछ ऐसा, तो एजेंट अगर हम चाहें तो वो अपनी जिस स्टेट में उसको हमने छोड़ा था उस स्टेट को वो वापस यानी उस स्टेट में वापस आ सकता है। जिस तरह से स्टेट की जो बहुत क्लासिक एग्जांपल है वो अब लैपटॉप या कंप्यूटर की समझे। हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर का यानी कि उसका लैपटॉप का लिड बंद कर देते हैं या अपने कंप्यूटर को इवन हाइबरनेट पे लगा देते हैं। तो होता क्या है कि वो प्रोग्राम्स जो हमने जिस हालत में छोड़े होते हैं वो प्रोग्राम उसी हालत में रहते हैं और हम अपने लैपटॉप को बेशक 2 दिन बाद भी ऑन करें, 3 दिन बाद भी ऑन करें, तो उसी स्टेट में रहते हैं। उस स्टेट उनकी चेंज नहीं होती। ये नहीं कि जी लैपटॉप बंद किया जी सारा कंप्यूटर ही शट डाउन हो गया, जब हम से दोबारा खोलेंगे तो वो नए सिरे से जी सारे प्रोग्राम खोलने पड़ेंगे। तो इसे हम स्टेट मेंटेन करना कहते हैं। डिड यू गेट द आइडिया ऑफ स्टेट? एनीवन से यस नो, ताकि मुझे अंदाजा हो। स्टेट के बारे में पता चल गया। तो एजेंट्स जो है अपनी स्टेट को मेंटेन रखते हैं कि अगर आप 1 साल बाद भी उस एजेंट को एक्सेस करें, आप चाहें तो जिस स्टेट पे हमने उस एजेंट को छोड़ा था तो वो स्टेट को बेसिकली वहाँ पे ही हम स्टेट से उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से एजेंट का जो नेक्स्ट टास्क होता है, हर एजेंट को एक हमने गोल असाइन किया होता है और ये गोल्स बड़े स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल एक एजेंट है जिसका सिर्फ ये काम हो सकता है कि हमारे डेटा में से एक्सप्लोर करके सिर्फ रेलेवेंट कंटेंट निकाले। एक एजेंट का सिर्फ ये काम हो सकता है कि जी इंटरनेट पे जाए और टॉप 3 लिंक्स से इंफॉर्मेशन निकाले। एक एजेंट का ये काम हो सकता है कि जी जो हमारी इंग्लिश है उसको सही कर दे। एक एजेंट का ये काम हो सकता है कि जी उसको समराइज कर दे या रीफ्रेज कर दे। सो एजेंट का, हर एजेंट का एक स्पेशलाइज्ड गोल होगा। इट कैन बी अ वेरी स्मॉल गोल और या आप इसको एक बहुत ब्रॉडर लेवल पे भी गोल्स का असाइन कर सकते हैं। तो ये एक एजेंट की एक और कैपेबिलिटी है। और एजेंट का जो लास्ट जो इसमें आप आजकल बहुत देख रहे होंगे कि उसके पास एक स्ट्रेटेजी होती है। हम चाहें तो वो एजेंट्स वो अपने आप को या आजकल आप जो रीजनिंग मॉडल देख रहे होंगे डीप सीक के या ओपन एआई के, ओवन की खासतौर पर इसमें बहुत ज़्यादा है, उनमें एक चेन ऑफ थॉट्स होती हैं। अगर आप डीप सीक में भी देखें तो जब हम उसका कोई रीजनिंग मॉडल चलाते हैं तो वो पहले सोचता है कि मुझे क्या करना है। और ये खासतौर से रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा आता है कि वो सोचता है कि जी मुझे क्या करना है, इसके कितने पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं, क्या इसमें कैवियाट्स हो सकते हैं, और वो इसकी बेस पे जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा वो यानी कि अपने आप का इम्प्रूव करता है। इसी तरह से अगर वो रिफ्लेक्शन भी उसमें कर सकता है कि जी अगर उसने कोई आंसर दिया तो अपने आंसर को दोबारा रिविजिट कर सकता है कि जी मेरा आंसर ठीक था, गलत था, मेरे कोड ठीक था, गलत था। इस तरह से उस पर क्रिटिक भी कर सकता है और प्लानिंग भी कर सकता है। अगर आप ये सारी चीज़ें कंबाइन कर दें तो जो एक चीज़ बनेगी उसको हम एजेंट कहते हैं। उसके पास एक स्ट्रेटेजी भी होगी, उसके पास एक स्टेट भी मेंटेन करता है, और स्टेट से मुराद आप इसको मेमोरी भी ले सकते हैं कि आप इसको मेमोरी भी कह सकते हैं, और उसके पास अपने गोल्स भी होंगे कि उसने इवेंचुअली क्या चीज़ टारगेट करनी है, और उसके पास अपने टूल्स भी होंगे। डिड यू गेट द आइडिया कि एक एजेंट से क्या मुराद है? Any questions? Anyone? Say yes or no something. या तुम लोग पूछते ही नहीं, आप लोगों को पूछना चाहिए। I don't know. Those who are paying attention at least ask me so that like थोड़ा interest build हो. I know it's online but still you should ask me. Okay. So agentic AI में basically क्या होता है? अगर आप ChatGPT वगैरह देखें तो अगर जब हम उन्हें कहते हैं कि फॉर एग्जांपल इस चीज़ पे एक ऐसे लिखो या इस चीज़ पे, जी अबू बकर पूछें। अबू बकर, if you want to ask a question, ask me because you raised your hand. I can't. जी सर पूछें। सर आपने जो वर्ड यूज़ किया है कि
एजेंट जो है ये करेगा होगा, जैसे इसकी स्टेट है या फिर इसके जो टूल्स हैं, हम्म। अ, ये क्या फ्यूचरिस्टिक जो है वो कॉन्सेप्ट है या अभी प्रेजेंट नहीं, ये हो रहा है, करंट में हो रहा जो है। है वो हम यूज़ केस उसके देख सकते हैं, कोई हैं? नहीं, हम ये सारा कुछ करेंगे, एक्चुअल में करेंगे, और ये बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। ये करंटली यानी जो करंट कैपेबिलिटीज है उसमें सारी चीज़ें हो रही हैं। आप इसके बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे भी। वी कैन मेंटेन द स्टेट, वी कैन मेंटेन द मेमोरी। हम इसे गूगल की एक्सेस दे सकते हैं, हम इसको बहुत सारे टूल्स की गिटहब की एक्सेस दे सकते हैं, स्ट्रेटेजी, गोल्स, ये सारा कुछ हम ये हो रहा है करंटली हम इसको अचीव कर चुके हैं। सर ये जो डीप सीक है ये भी एजेंटिक बेस्ड है? नहीं, डीप सीक एक LLM है, वो एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, लेकिन उसमें ये कैपेबिलिटीज़ हैं, उसमें चेन ऑफ थॉट कैपेबिलिटी है, उसमें रिफ्लेक्शन कैपेबिलिटी है, उसमें सेल्फ क्रिटिक कैपेबिलिटी है। लेकिन अगर आप देखें डीप सीक और चैट जीपीटी में भी आजकल एक सर्च की ऑप्शन आ गई हुई है। आई होप लाइक इफ यू हैव सीन दैट। तो सर्च बेसिकली उसको हमने एक टूल की एक्सेस दी हुई है कि वो गूगल या वो उसको सर्च कर सकता है। और अगर आप देखें तो उसमें स्टेट की भी एक्सेस है कि वो आपकी प्रीवियस चैट को याद रखता है, ठीक है। और ये नहीं कि ये सारा कुछ हम अपने पर्सनल डाटा, पर्सनल बिजनेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और गोल्स भी इवेंचुअली हम दे सकते हैं। सो ये डीप सीक में कह लें कि जो LLM आपके मॉडल्स हैं उसमें बहुत सारे इनकी उसमें एजेंटिक कैपेबिलिटीज़ यानी ऑब्वियसली वो वक्त के साथ साथ इसमें डाल रहे हैं, लेकिन इसमें फिर भी उनमें अभी कुछ इश्यूज हैं, बाकी काफ़ी सारे इश्यूज हैं जिनको हम अपने बिजनेस के लिए, अपने यूज़ केस के लिए उसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, सो लेट मी शो यू एन एजेंटिक। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं डीप सीक पे यहाँ पे जाता हूँ chat.deepseek.com में, तो सो okay, let me go to OpenAI. I guess I've logged out of everything, so just give me a second. Maybe go to ChatGPT thing. Okay, so for example अगर आप ChatGPT को देखें तो बिलाल मेरी स्क्रीन आई गेस नज़र आ रही है। So can you see this search option here? ये जो search option है ये basically मेरी आवाज़ नहीं आ रही? Can you hear me now? ठीक है, ओके। सो अगर आप यहाँ पर देखें, अगर आप ये चैट जीपीटी की यहाँ पे एग्जांपल देखें, कैन यू सी दिस सर्च ऑप्शन हेयर? तो यहाँ के लिए ये सर्च जो भी इस वक्त जो भी लेटेस्ट इस वक्त ट्रेंड्स चल रहे हैं, तो ये एक एजेंटिक फ्लो की एग्जांपल है कि इसको हमने एक्सेस दे दी है इंटरनेट की। तो ये अगर आप इसको एजेंटिक फ्लो में देखें तो ये हमने इसको कुछ टूल्स इसके डिस्पोजल पे रख दी हैं, जो यानी ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल की कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन हमने इसको कुछ एडिशनल टूल्स दी हैं कि हमने इसको इंटरनेट की एक्सेस दे दी है। तो ये एक एजेंटिक कैपेबिलिटी जो हमने इसको दी है। इसी तरह से अगर आप देखें इसमें देखें तो यहाँ पर अगर आप इसको प्लस पे जाएं तो आप इसको अपने पर्सनल गूगल ड्राइव से भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप इसको अपनी वन ड्राइव से कनेक्ट कर सकते हैं, आप इसको पिक्चर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली अगर आप इसको एजेंटिक कैपेबिलिटी में देखें तो हमने इसको जो ऑन डाटा वाला समझें कि हमने इसको ये वाला टूल भी एट डिस्पोजल, इसके एट इट्स डिस्पोजल है कि जी ये अपना ऑन डाटा यूज़ कर सकता है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे स्ट्रेटेजी के पर्सपेक्टिव में देखें तो यहाँ पर चेन ऑफ थॉट्स। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कहता हूँ कि जी मैं यहाँ पे ये रीजनिंग वाले को सिलेक्ट करता हूँ और फॉर एग्जांपल लिखता हूँ व्हाट इज AI, डू सम, प्रोवाइड सम अपोजिंग व्यू, समथिंग लाइक दैट। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे कुछ सोचता है, जिसे वो रीजनिंग कैपेबिलिटी कहते हैं। यहाँ पे ये रीजनिंग यू कैन सी हियर रीजनिंग और कंसीडरिंग AI डेफिनेशन एंड व्यूज, और ये बेसिकली ये चेन ऑफ थॉट है कि वो क्या कर रहा है कि जिसने 5 सेकंड के लिए सोचा है, ये इसने सोचा है बेसिकली। अगर इसकी आप रीजनिंग देखें, ये इसने सोचा है और उसकी बेस पे इसने आंसर बनाया है। तो ये उसकी बेसिकली क्या है, रीजनिंग कैपेबिलिटी है। तो अगर आप इसको एजेंटिक पर्सपेक्टिव में देखें तो ये यहाँ पे चेन ऑफ थॉट्स में आ रहा है कि उसने बेसिकली उसके चेन ऑफ थॉट चली हैं। हम इन सारी कैपेबिलिटीज को ना अपने पर्सनल यूज केस के लिए यूज कर सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं, मार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो हर कंपनी इसका बेसिकली फायदा उठा रही है और वो थ्रू API कॉल्स ही बेसिकली उठा रही है। तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। सो बेसिकली होता क्या है, अगर आप चैट जीपीटी या इन जनरल बात करें ना कि इनको फॉर एग्जांपल अगर मैं इनको सिंपल कहूँ कि जी आप एक चीज़ किसी चीज़ पे ऐसे लिखें,
तो ये बेसिकली क्या करेंगे कि ऐसे लिख देंगे। ऐसे लिखने से क्या मुराद है कि जी ये प्रेडिक्ट करते रहेंगे नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड क्या है। सो इट इज इक्विवेलेंट टू अगर मैं किसी ह्यूमन बीइंग को कहूँ कि जी आपने एक ऐसे लिखना है लेकिन आप बैक स्पेस नहीं प्रेस कर सकते। सो विदाउट यूजिंग बैक स्पेस अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ऑब्वियसली उसमें इंप्रूवमेंट की बड़ी गुंजाइश है, लेकिन आप बैक स्पेस प्रेस नहीं कर सके तो इट मीन्स वो जो आप ऐसे लिखेंगे वो बड़ा फ्लॉड होगा, उसमें इतनी कैपेबिलिटीज नहीं होंगी। ठीक हो गया, उसमें बड़े मसले हैं लेकिन वो इम्प्रूव हो सकता है। अगर आप एजेंटिक वर्क फ्लो की बात करें तो एजेंटिक वर्क फ्लो में क्या होता है कि वो जब हम उसे लिखेंगे ऐसे लिखे तो वो सोचेगा कि इसमें रीजन लिखा कि जी क्या मुझे इसके लिए वेब रिसर्च करने की जरूरत है कि नहीं है। ठीक हो गया, क्या वो क्या करेगा, एक फर्स्ट ड्राफ्ट लिखेगा और उस ड्राफ्ट में वो क्रिटिक भी कर सकेगा। यानी कि आम चैट जीपीटी ऐसे नहीं कर सकता। जब वो क्रिटिक करेगा तो उसको पता चलेगा कि इसमें ये चीज़ें फर्दर इंप्रूव हो सकती हैं। हो सकता है वो दोबारा वेब रिसर्च करे और दोबारा उस करने का दोबारा ड्राफ्ट करे। अब जो ये वाला प्रोसेस है इसे हम एजेंटिक वर्क फ्लो कहते हैं। और इसके बाद एजेंटिक वर्क फ्लो जो है ना, आपके सारे जो SaaS सिस्टम्स हैं, आपके सारे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सिस्टम, ये सारे ही चेंज हो जाएंगे। ये सारे आपके जो बेसिक फंडामेंटल सिस्टम्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे के सारे इनके वर्क फ्लोज चेंज हो जाएंगे। और जो आने वाले वर्क फ्लोज होंगे वो बहुत कैपेबल होंगे आपके जो SaaS प्लेटफॉर्म्स है। तो बेसिकली क्या है कि एजेंटिक वर्क फ्लो में अगर हमसे कहते हैं कोई ऐसे लिखे तो उसमें अंदर फर्दर एडिशनल कैपेबिलिटीज़ हैं। उसके अंदर थिंकिंग की कैपेबिलिटी है, उसके अंदर रिसर्च करने की कैपेबिलिटी है, और एक दफ़ा लिखने के बाद उसको रिवाइज करने की कैपेबिलिटी है। और इस प्रोसेस को हम आइटरेटिवली चला सकते हैं कि लाजमी नहीं कि वो एक दफ़ा ही रिसर्च करे, वो दूसरी दफ़ा दोबारा रिसर्च करेगा, दोबारा रिवाइज करेगा, फिर रिसर्च करेगा, फिर रिवाइज करेगा। और इसके बाद जो फॉर एग्जाम्पल वो ऐसे लिखेगा तो दैट विल बी अ मच इम्प्रूव्ड वर्जन। आई होप यू गॉट द बेसिक आइडिया ऑफ एजेंटिक वर्क फ्लो। आपको इसकी समझ लगती है कि एक दफ़ा लिखवाना इज़ वन थिंग, बट उसको एक पूरे फ्लो में लिखवाना जिसमें रीजनिंग कैपेबिलिटी भी हो, रिवीजन कैपेबिलिटी भी हो और टूल्स भी एट इट्स डिस्पोजल हो, तो एक डिफरेंट कैपेबिलिटी है। डिड यू गेट दैट एनीवन? आपको इसकी समझ लगी है? कोई एनी क्वेश्चंस? एनीवन? Say yes or no, at least you don't respond because so that I should be able to know कि जी कुछ पता चला। Okay, हम अभी बेसिकली थोड़ा सा इसमें डिफरेंस पढ़ेंगे और ये मैं आपको यानी जब हम एजेंटिक AI की बात करेंगे तो पहले आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा RAG का। सो RAG इज रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। इसके अभी हम जब आप सिंपल एक LLM यूज करते हैं ना, जब आप एक सिंपल प्रॉम्प्ट लिखते हैं कि भाई ये चीज़ करो, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप एक सिंपल एक दो सेंटेंस लिखते हैं और LLM ने जो भी उसकी लर्निंग है उसके बेस पे वो उसको आंसर कर देता है। तो ये सिंपल प्रॉम्प्टिंग ऐसे ही होती है। इसमें मसले क्या हैं? इसमें मसले ये हैं कि समटाइम्स आप उससे अगर किसी लेटेस्ट चीज़ के बारे में पूछते हैं, फॉर एग्जांपल आज पाकिस्तान में क्या हुआ या आज UK में या USA में क्या हुआ, तो उसको नहीं पता, उसके पास अपडेटेड नॉलेज नहीं है। इसमें यह भी होता है कि अगर हम उसे कोई कॉम्प्लेक्स टास्क करने का कहते हैं जिसमें काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं तो वो नहीं उसको कर सकता। उसमें मल्टी जो स्टेप टास्किंग है उसमें वो बेसिकली अगर वो करता भी है तो वो ठीक नहीं होती, उसमें काफ़ी इश्यूज आते हैं, हेलुसिनेशन ज़्यादा होते हैं, मसले होते हैं। अगर इसी तरह से वो अपने रिस्पॉन्स को रिवाइज भी नहीं कर सकता और रिफाइन भी नहीं कर सकता। उसने एक बार जो रिस्पॉन्स लिख दिया सो लिख दिया बस। अब उसके बाद ह्यूमन बीइंग को बीच में आना पड़ेगा, उसको कहना पड़ेगा कि यूं करो, अदरवाइज उसको रिवाइज नहीं कर सकता। इसमें पर्सनलाइजेशन भी नहीं होती। सो फॉर एग्जांपल होता क्या है कि जी हम हर कस्टमर के लिहाज से पर्सनलाइज्ड अगर रिस्पॉन्स देना चाहें तो वो इसमें अभी नहीं हम कर सकते, बिकॉज हमें हर कस्टमर के लिहाज से जो है बेसिकली यानी कि इसको हमने ट्रेन नहीं किया था। जो सिंपल अगर हम प्रॉम्प्टिंग की बात कर रहे हैं, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन ये कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ेंगे, इसको हम देखेंगे। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि बजाय कि वो चैट जीपीटी या कोई भी अपने सिर्फ अपने नॉलेज जो अपनी ट्रेनिंग की बेस पे रिलाई करे, हम क्या करते हैं, हम उसको अपना पर्सनल नॉलेज बेस पे दे देते हैं कि भाई आपने जो आपके पास एक इसकी ट्रेनिंग में तो इसने कुछ ना कुछ सीखा ही है, लेकिन आपने हमारा जो डेटाबेस है इसको एक्सेस करना है, हमारी एक्सेल फाइल को एक्सेस करना है, हमारी वर्ड फाइल को एक्सेस करना है, हमारी PDF को एक्सेस करना है, और उसकी बेस पे वहाँ से आपने अपना जो हमारा जो रेलेवेंट नॉलेज निकालना है उसको एक्सट्रैक्ट करना है और उसकी बेस पे आपने अपना आंसर जो है वो डिफाइन करना है। तो ये कंपनीज की स्पेसिफिक बेसिकली यानी कि हम इसमें वो करते हैं, यानी आंसरिंग होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैक यूनिवर्सिटी में हो, अगर हम उसको सिर्फ फास्ट डेटाबेस की एक्सेस दे दें तो फास्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस बड़े
आसानी से आंसर कर सकेगा। अगर हम इसे किसी और कंपनी की एक्सेस दे देंगे डेटा की, तो वो उस कंपनी के डेटा को एक्सेस करके उसमें से रेलेवेंट कंटेंट निकालेगा और उस कंटेंट की बेस पे आंसर करेगा, तो वो आंसर कंपनी स्पेसिफिक आंसर होगा, वो ज़्यादा क्लियर आंसर होगा। तो अगेन रिट्रीवल मीन्स रिट्रीव करना। ऑब्वियसली वो रिट्रीव कहाँ से करना है, उस कंपनी के नॉलेज बेस से या आपके पर्सनल नॉलेज बेस से, और उसके बेस पे वो अपने रिस्पांस को ऑगमेंट करता है, बढ़ाता है और एक रिफाइंड रिस्पांस जनरेट करता है। सो रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन में क्या होता है, जो इसमें जो बेनिफिट क्या है कि उसको अपने एक्चुअल राइट इन्फो की उसके पास एक्सेस होती है, लेकिन स्टिल वो जो कॉम्प्लेक्स टास्किंग है उसको बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाता और उस अपने रिस्पांस को रिवाइज भी नहीं कर पाता। और पर्सनलाइजेशन में सिर्फ एक चीज़ इंप्रूव होती है कि उसको इंफॉर्मेशन की एक्सेस है। वो आपका पर्सनल डेटा हो सकता है, वो गूगल स्कॉलर का डेटा हो सकता है, वो google.com का डेटा हो सकता है, यानी जो उसे लिंक से रिट्रीव कर सकता है, वो गिटहब का डेटा हो सकता है। बस ये एक इसमें बेहतर चीज़ है। एजेंट्स के केस में क्या होता है कि हम उसको मेमोरी के साथ, नॉलेज के साथ हम उसको टूल्स भी दे देते हैं कि वो एजेंट्स पाइथन को भी यूज़ कर सकते हैं, एजेंट्स आर लैंग्वेज को भी यूज़ कर सकते हैं, सीक्वल के भी इसके हम एक्सेस दे सकते हैं, और साथ में हम रीजनिंग कैपेबिलिटी भी दे देते हैं, और साथ में हम मेमोरी भी दे देते हैं, और उसके बेस पे वो एक्शंस यानी वो डिसाइड करता है, ऑटोनोमसली वो डिसाइड करता है कि उसको कौन सा, फॉर एग्जांपल हमसे एक क्वेरी देते हैं तो वो डिसाइड करेगा इस क्वेरी को बेहतर मैं पाइथन के थ्रू आंसर कर सकता हूँ, तो पाइथन का टूल यूज़ करके क्वेरी को रन करेगा, आंसर निकालेगा, उसको आंसर देगा। अगर उसको पता चलता है कि जी इस क्वेरी को आंसर करने के लिए मैं सीक्वल यूज़ बेहतर कर सकता हूँ तो सीक्वल यूज़ करेगा। अगर उसको पता चलता है कि इस क्वेरी को आंसर करने के लिए मैं गूगल सर्च बेहतर रहेगी तो गूगल सर्च करेगा। खुद से वो डिसाइड करता है, एक्शन इसमें आता है। और फिर इससे बेसिकली क्या होता है कि ना सिर्फ उसको राइट इन्फॉर्मेशन की एक्सेस होती है, इसको हम मल्टी स्टेप प्रोसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हर स्टेप एक स्पेशलाइज्ड होगा अपना काम करने में, वो अपने रिस्पॉन्स को रिवाइज कर सकता है, डिफाइन कर सकता है और पर्सनलाइज भी कर सकता है। अभी भी जो एक चैलेंज है कि आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व हो रहा है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी अभी हमारे पास नहीं है, बट इवन आई वाज गोइंग थ्रू एन इंटरव्यू जिसमें अभी हम इन्फिनिट मेमोरी की तरफ जा रहे हैं। तो ये बेसिकली एक AI एजेंट का काम है। अगेन इसके बारे में हम बाकी मज़ीद बात करेंगे। सो फार अभी हमने इतना ही इसके बारे में बात करनी है। एनी क्वेश्चंस, किसी के जहन में कोई क्वेश्चन हो अभी तक इसके बारे में, एजेंट्स के बारे में? एनी क्वेश्चंस? अच्छा, वन लास्ट थिंग जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँ जी, ऐसा पूछें। ऐसा जस्ट आस्क मी। सर मैंने क्वेश्चन था जी पूछें। ऐसा आप अपना ना वो ऑफ कर दें, स्पीकर माइक ऑन रहने दें, स्पीकर ऑफ कर दें। सर हमें एजेंट्स के कॉन्टिन्यूस डेटा डेवलप करने की ज़रूरत हो, अगर मुझको बताएं कि या हम भी इसको सर्टेन डेटा से ट्रेन करें और बाद में फिर इसको अपनी डेटा पाइपलाइन से। सॉरी, दोबारा बताते हैं। सर अगर हमें एजेंट्स बनाने हैं तो हमें कोई डेटा पाइपलाइन डेवलप करने की ज़रूरत होगी, या अभी हम इसको एक सर्टेन डेटा पे ट्रेन कर लें और बाद में डेटा पाइपलाइंस बना के फिर वो डेटा पाइपलाइंस अपने एजेंट के साथ लिंक करें? अच्छा, अभी हम बेसिकली यानी फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हम क्या करेंगे, जो मेरे जहन में जो मैंने इसका इन्विजन किया है, फॉर एग्जांपल हम कुछ PDFs ले सकते हैं, किसी भी फॉर एग्जांपल कस्टमर सर्विस की ना कुछ PDFs ले लेंगे। लेट्स अज्यूम हम कॉल सेंटर, एक फॉर एग्जांपल अपने कॉल सेंटर का जो फ्लो है उसको हम ऑटोमेटिक, कॉल सेंटर वो इंडस्ट्री जो सबसे ज़्यादा रैपिडली इन्फ्लुएंस हो रही है कि बजाय कि कस्टमर्स कॉल करने के, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम फॉर एग्जांपल एक यूज़ केस लेंगे, हम कॉल सेंटर के हम 5-7 PDF डॉक्यूमेंट्स लेंगे जिसमें कस्टमर की क्वेरीज के आंसर होंगे। एनीवन, अगर आप में से कोई वॉलंटियर करना चाहे, अगर आपके पास इस तरह का डेटा है जो कि आप पब्लिकली शेयर कर सकते हैं कि हम उसको क्लास में एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर सकें, तो आई अप्रिशिएट दैट। यस, हम कोई रिसर्च पेपर्स ले सकते हैं जिसको हम क्या करेंगे कि हम वो डेटा इसको प्रोवाइड करेंगे इन LLMs को कि इसको एक्सेस करें। पहली बात आप ये सीखोगे कि अपने एजेंट को, किसी भी AI को, LLM को आपने अपने पर्सनल डेटा के साथ कैसे कनेक्ट करना है, वर्ड डेटा के साथ। इस तरह से हम चाहें तो इसको व्हाट्सएप की चैट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, हम चाहें तो इसको अपनी ईमेल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम ये सीखेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, फिर हम उसका एक वर्क फ्लो बनाएंगे। तो वर्क फ्लो से क्या मुराद है, मैंने इसके यहाँ पे भी एग्जांपल खोली है, सो लेट मी क्विकली शेयर यू। सो दिस इज, अगर आप देखें बिलाल, कैन यू
आई होप, अच्छा ये नहीं आपको नज़र आ रहा होगा अभी बिलाल, कैन यू सी दिस वर्क फ्लो? आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये बेसिकली एक एजेंटिक वर्क फ्लो है, हम इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर कोई क्वेरी, कस्टमर हमारी कॉल अटेंड करता है, तो सपोज करें ये जो पहला एजेंट है ये कॉल पिक करेगा, तो ये क्या कहेगा? सो फॉर एग्जांपल हमें पता है कि जी वो बड़े 3-4 लाइंस होती हैं, वो उसमें से किसी पे बात कर सकता है। फॉर एग्जांपल दिस इज ईशान, हाउ मे आई हेल्प यू, समथिंग लाइक दैट, यू नो, ताकि हम एक तो ये फॉर एग्जांपल ये कस्टमर जो एजेंट 1 है ये रिस्पॉन्स करेगा जस्ट ग्रीटिंग्स के लिए, तो ये स्पेशलाइज है सिर्फ ग्रीटिंग्स देने में। तो ये फॉर एग्जांपल जो एजेंट 2 है ये बेसिकली क्या करेगा, ये हम बना सकते हैं कि जो अगर कस्टमर फॉर एग्जांपल उर्दू में बात कर रहा है तो ये उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले, क्योंकि अगर हमारी फाइल्स इंग्लिश में है तो ये हम इसके लिए बना सकते हैं। इस तरह से हम फिर एजेंटिक वर्कफ्लो बनाएंगे कि जो फिर जो इंग्लिश में जो उसने बात की है, जो इंग्लिश का हमारे पास ट्रांसलेशन आई है, उसकी बेस पे हम क्या करेंगे, हम ये रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव करेंगे कि हमारी पीडीएफ फाइल में कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि उसकी क्वेरी का आंसर के तौर पे काम कर सकता है। एंड देन हम क्या करेंगे, फिर उसकी बेस पे वो अपना एक ड्राफ्ट करेगा। अगेन मैं वर्क फ्लो की बात कर रहा हूँ, क्वेरी का आंसर ड्राफ्ट करेगा और फिर वो क्वेरी जो है वो फिर दोबारा हम उसको टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं कि जो उसने इंग्लिश में यानी LLM ने लिखा है उसको हम दोबारा उर्दू में कन्वर्ट करें और फिर उर्दू वो बोले और फिर वो इवेंचुअली यानी जो यूज़र के पास रिस्पॉन्स जाएगा। तो आई होप यू गॉट द आइडिया। ऐसा डिड यू गेट द आइडिया कि हम उसको कैसे लेके चलेंगे? तो अभी हम हाइपोथेटिकल एक नॉलेज बेस ले लेंगे, हाइपोथेटिकल कोई सिनेरियो ले लेंगे और उसकी बेस में एजेंट्स बनाना सीखेंगे। बट लेटर ऑन आई विल हाईली रिकमेंड, अगर आपके ज़हन में कोई स्टार्टअप आइडिया है, कोई बिजनेस आइडिया है, आप किसी वर्क फ्लो को ऑटोमेट कर सकते हैं, तो पीपल आर गोना अर्न अ लॉट ऑफ मनी जो ऐसा कर रहे हैं और ऐसा कर पाएंगे कस्टमर सर्विस में, एजुकेशन में, हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटैलिटी में, किसी भी फील्ड में। डिड यू गेट द ओवरऑल आइडिया? आपको समझ लगी है? तो ये हमारा ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इट्स अ वेरी बिग वर्क फ्लो और ये हम इसको एक्चुअल में कर रहे हैं, ये हम उसको रिसर्च के लिए कर रहे हैं। यू कैन सी देयर आर लाइक मे बी टेंस ऑफ एजेंट, के 20-25 एजेंट्स हैं जो कि इस वर्क फ्लो में हमारे केस में काम कर रहे हैं। लेकिन ये इसके बाद जो रिस्पॉन्स आता है दैट्स लाइक मच मोर रिफाइंड रिस्पॉन्स, जो कि रादर देन कि आप एक सिंपल चैट जीपीटी से आप आउटपुट दे के आप लेते हैं। ऐसा डिड यू गेट द आइडिया कि हम इसको कैसे करेंगे? Anyone? Okay. So that's pretty much all for today. Everyone, हम मे बी नेक्स्ट सेशन में आधा घंटा इस पे लगाएंगे ट्रांसफॉर्मर्स पे, बट नेक्स्ट हमारा काम कोडिंग क्या है। सो व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, दोबारा बता रहा हूँ बिलाल, आप भी इसको देख लो कि ना ऑल ऑफ यू मस्ट हैव एक्सेस टू जुपिटर नोटबुक एंड जो इंटरनेट की आपके पास एक्सेस होनी चाहिए। अगर अपना पर्सनल कंप्यूटर ना है, आई विल हाईली रिकमेंड दैट। आप उसको घर में भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसको यू नो इसको जब दिल किया आप उसको यूज़ करें, आप उसको फर्दर उसको बिल्ड करें। दूसरा, आप सारे जो हैं ये मैं ये लिंक्स यहाँ पे शेयर कर देता हूँ इसके क्लासरूम में। आप जस्ट बाय $2 सब्सक्रिप्शन फॉर दिस। आई रिकमेंड डीपसीक क्योंकि वो बहुत सस्ता है, तो आप उसकी एक सब्सक्रिप्शन परचेज कर लें $2 की, और वो आपके पास होनी चाहिए जिसकी API की है। और वो वंस यू गॉट दैट तो फिर हम इसकी बेस पर आगे बिल्ड करेंगे।